नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। चलिएगा मित्रों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम 15 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। 15 प्रश्न यकीन मानिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। इस सेशन में आज हम 15 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। सेशन का नाम है संस्कृत की रामबाण प्रश्नोत्तरी भाग 13। तो चलिएगा साथियों, शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि अच्छे से आपको ये सेशन समझ में आए। चलिएगा प्यारे साथियों, हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? गुरुवे जो है किस वचन और विभक्ति का रूप है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर पहला है सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो इसका सही आंसर कौन सा है साथियों, जल्दी से आप बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, आपको गुरु शब्द का अगर रूप याद है तो देखिएगा, गुरु, गुरुम, गुरुणा और गुरुवे यानी कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन इसका एकदम सही आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो एक अपना सही आंसर है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है साथियों, राम लक्ष्मणों में पद में समास है। ऑप्शन नंबर पहला है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या फिर बहुव्रीहि समास। तो इसका जो ऑप्शन नंबर साथियों बी है जो अपना सही हो जाएगा, है ना। राम और लक्ष्मण, है ना, राम और लक्ष्मण। तो राम च लक्ष्मणंश इसका इस प्रकार से समास विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है प्यारे साथियों वो इसका सही है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद होगा। देखिएगा, आपने 2 शब्द पढ़े, सॉरी 4 शब्द ऐसे पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा आपने सह, एक पढ़ा होगा आपने साकम, एक होता है साथियों सार्धम, और एक होता है प्यारे मित्रों समम, है ना, समम। सह, साकम, सार्धम और समम, इनके अगर जहाँ पर भी ये शब्द आ जाए साथियों तो इनके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना। तो इसका देखिएगा ऑप्शन देखते हैं हम। मया सह मम मित्रः विद्यालय गच्छति, मया सह मां मित्रं विद्यालय गच्छति, मया सह मम मित्रं विद्यालयं गच्छति, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर है मया, तो ये सही है, मया सह मम मित्रं विद्यालयं गच्छति। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर है साथियों। यहाँ पर माँ गलत हो गया, और यहाँ पर हम बात करें तो विद्यालय में कुछ नहीं है तो विद्यालयम आता है साथियों, तो यहाँ से ओनली विद्यालय है, तो यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों वो अपना एकदम करेक्ट आंसर है, आनेगा। हम चलते हैं, आपको ये शब्द याद रखना है, मैं आपको एक बार और आपको बता देता हूँ। एक आपको याद रखना है स है, एक आपको याद रखना है साकम, है ना, सह, साकम, सार्धम, और एक है मित्रों समम, है ना। ये 4 शब्द आपको याद रखना है ताकि आप जहाँ पर भी ऐसे शब्द आ जाए वहाँ पर आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 4। त्वया पत्रम लिख्यत है, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो मित्रों आपको पता होगा कि हम बात करते हैं कि ये कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य के कर्ता में आपको पता होगा साथियों कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्तृवाच्य की हम बात करें तो कर्तृवाच्य के कर्ता में साथियों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम कौन सी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, त्वया में प्रथमा विभक्ति का, है ना। तो चलिएगा ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है साथियों, त्वम पत्रम लिखसी, त्वम पत्राणि लिखसी, त्वया पत्रम लिखसी, त्वम पत्रम लिखथि।
तो देखिएगा इसका सही आंसर कौन सा है प्यारे साथियों। इसका जो सही आंसर है मेरे दोस्तों वो हो जाएगा त्वम पत्राणि लिखसि, है ना। त्वम पत्राणि लिखसि, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तुम पत्रम लिखसी, है ना। ऑप्शन नंबर जो पहला है साथियों वो एकदम सही आंसर है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5, बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 11, 5, 18 या फिर 21। तो आपको पता होगा साथियों प्रयत्न जो होते हैं कितने होते हैं। प्रयत्न द्विधा यानी कि 2 होते हैं। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न की बात हम करते हैं तो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5, और यहाँ पर बाह्य प्रयत्न की बात हो रही है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि 11। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। आई का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला है कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या फिर तालु। तो देखिएगा आपने एक वार्तिक पढ़ा होगा या सूत्र पढ़ा होगा आई दई तो कंठ तालु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है साथियों अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों लिट लकार संबंधित है। देखिएगा संस्कृत भाषा की हम बात करें प्यारे साथियों तो संस्कृत भाषा में जो लकार होते हैं मित्रों वो होते हैं 10। लेकिन हम बात करें हमने एग्जाम की दृष्टि से जैसे एमपी टेट, यूपी टेट, आर टेट, है ना, रीट की ऐसी बात करें तो हम उसमें हमारे 5 ही काम आते हैं। लेकिन परीक्षा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा में लकारों की संख्या कितनी होती है तो आपको 10 ही बताना है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम इसका। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिट लकार की हम बात करें प्यारे साथियों तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि रिपीट हो चुका है तो ये तो आपको पता ही होगा। सप्तमी विभक्ति ये जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों इसका सही आंसर है। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों सिद्धांत कौमुदी के लेखक है। ऑप्शन नंबर पहला है पतंजलि, वररुचि, कात्यायन या फिर भट्टोजी दीक्षित। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा मित्रों। देखिएगा सिद्धांत कौमुदी के जो लेखक है मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा भट्टोजी दीक्षित। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि देखिएगा ये वररुचि और कात्यायन, ये कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है। पतंजलि का क्या लिखा है, महाभाष्य लिखा है। पतंजलि ने क्या लिखा है साथियों, महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। हम बात करें कात्यायन की तो इन्होंने वार्तिक लिखे हैं, वार्तिककार इन्हें कहा जाता है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है साथियों शल प्रत्याहार के अंतर्गत किन वर्णों की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर पहला है मेरे प्यारे मित्रों ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अच या फिर हल। तो देखिएगा शल उष्माणाम आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सूत्र आता है प्यारे साथियों शल उष्माणाम, है ना, शल उष्माणाम। इस प्रकार से एक सूत्र आता है। तो शल के अंतर्गत उष्म वर्णों की गणना की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है साथियों वो अपना सही आंसर है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि इको यणची सूत्र है, ये किसका सूत्र है। यण संधि का, गुण संधि का, वृद्धि संधि का या फिर अयादि संधि का। तो जो यण संधि का सूत्र इको यणची जो सूत्र है प्यारे साथियों वो कौन सा सूत्र है, इको यणची यानी कि यण संधि का सूत्र है। ऑप्शन नंबर पहला अपना सही है। प्रश्न नंबर 12 है मित्रों उपमा प्रयोग के लिए कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कालिदास, आचार्य दंडी, महाकवि भारवी या फिर महाकवि माघ। तो आपने देखिएगा इनके बारे में बहुत फेमस एक सूत्र एक ये मान लो कोई एक पद्य आता है कि उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम, दंडी पद लालित्यम और माघे संति त्रयो गुणा। माघ जो है 3 गुणों के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य दंडी माघे उपमा कालिदास से उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं। भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है और ये पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य दंडी पद लालित्य के लिए। और उपमा के लिए जो अपना प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। सूत्र आप लिख सकते हो मैं उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम माघे संति त्रयोगुणा
दंडीपद लालित्यम, कैसे भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। रमा, रमायई, रमायाः या रमायाम। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप की अगर बात करें साथियों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही है। रमा रमाम, रमया और रमायई। रमाया ये पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में, दोनों सेम बनता है, रमाया रमाया। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, पंच पात्र में समास है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है प्यारे साथियों, आशा करता हूँ ये तो आपको सही आ ही गया होगा। तो मैं इसको जल्दी से ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्यावाची पद आए तो वहाँ पर द्विगु समास ही होता है, लेकिन वहाँ पर अन्य अर्थ नहीं निकलना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने आने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कर दो मित्रों। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। चलिएगा हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं। 49 को हम कहते हैं एकोनपंचाशत, नवचत्वारिंशत, 49 या फिर उपरोक्त सभी। देखिएगा 49 यहाँ गुण संधि हो रही है, तो एक उन यानी कि एक कम 50 यानी कि 50 में एक कम 49 हो गया। नवचत्वारिंशत, 9 और 4 तो यहाँ पे 49 हो गया। 49 50 में एक कम तो 49 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना एकदम सही आंसर है। तो प्यारे साथियों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपकी आज की क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना, ताकि और भी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मित्रों अगर आपके पास कोई प्रश्न है, आपके पास कोई सुझाव है, आपके सुझाव को आप इस सेशन में शामिल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हो, ताकि आने वाले सेशन में आपके उन विचारों को शामिल कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों।